हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7. सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अडा 24/7 पर वेलकम है. सो गाइज एवरीवन, प्लीज लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. एक बार बताइए सभी लोग, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन. चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज ओके. ऑडियो वीडियो दोनों ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम यू ऑल. फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी लोग एंड लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज ओके. सो स्टार्ट करते हैं सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है आपकी, जो है आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. और आज इसका जो है हमारा 5th सेशन है, 5वां पार्ट है जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर पूरे एनुअल रिपोर्ट से आपको 2 से 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. और उसमें आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट, या फिर आरबीआई से रिलेटेड कंसेप्ट, या फिर बैंकिंग में रिलेटेड जो अपडेट हैं, या फिर आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट में जो अपडेट्स दिए गए हैं, उन अपडेट्स से रिलेटेड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं. तो कहते हैं ना, इस बार का पेपर तो काफ़ी हद तक आपको आउट देखने को मिलेगा, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. एनुअल रिपोर्ट अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखी है, तो क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली देयर. एक मिनट में माइक इसको एडजस्ट कर देता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं. तो अगर आप जो है इसको एनुअल रिपोर्ट अगर आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना. तो एनुअल रिपोर्ट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, एनुअल रिपोर्ट में हमने मेजर हाइलाइट्स जो है अपने डिस्कस किए थे. उसकी आरबीआई की हमने बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली थी. बैलेंस शीट हमने देखा था, इनकम स्टेटमेंट देख लिया था, डिफरेंट सेक्टर्स पर डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट था वो हमने देख लिया था. एक बार फटाफट नज़रों के सामने से उन डेटास को गुजार लेते हैं, सो दैट हमारे दिमाग में डेटा फीड हो जाए. और स्टैटिक डेटा मतलब न्यूमेरिकल डेटा, जो फैक्चुअल बेस्ड डेटा, जो नंबर्स बेस्ड डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा है, उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है इज अ मल्टीपल टाइम रिवीजन. जितने ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे, उतने ज़्यादा बार वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और सेट हो जाएंगी. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपको याद हो कल का, अगर आपने करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर का सेशन कवर अप किया हो, तो मैंने ये आपको एक बेहतरीन ग्राफिक्स दिखाया था. और इस ग्राफिक्स के अंदर इतने इंपॉर्टेंट डेटाज हैं कि अगर किस्मत अच्छी रही तो 1-2 नंबर क्वेश्चन हमें यहीं से डायरेक्ट मिलने वाले हैं. ठीक है, और ये ग्राफिक्स जो है, क्रेडिट जो है बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के हैं. तो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया. तो फटाफट बैलेंस शीट हम लोगों ने डिस्कस की थी, फटाफट इससे रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना. चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हमें याद है, अगर हम बात करें अर्निंग्स की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉरेन करेंसी से जो अर्निंग्स हैं, फॉरेन एसेट से जो अर्निंग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी. और उस अर्निंग की अगर बात करें, क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया, आरबीआई की फॉरेन अर्निंग्स में कितना % का आपको जंप देखने को मिला. तो फ्रेंड्स, जंप याद रखिएगा, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स में जो आरबीआई की इनकम में जंप हमें देखने को मिला, वो 4.2% का जंप देखने को मिला. तो आरबीआई की जो फॉरेन से जो अर्निंग्स है, जो विदेशी मुद्राओं से जो से जो अर्निंग्स है, उस अर्निंग में हमें 4.2% का जंप देखने को मिला. एंड दैट इज़ अ बिग जंप, जो कि आरबीआई के इनकम का एक क्रूशल पार्ट रहा. ठीक है, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हम बात करें आरबीआई की डोमेस्टिक सोर्सेस से इनकम, अगर आप देखेंगे, घरेलू सोर्सेस से इनकम देखेंगे, तो उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो फॉरेन सोर्सेस से इनकम में गैप ज़्यादा आया है. फॉरेन सोर्सेस से इस बार इनकम, आपको ये तो पता चल गया, 4.2% का जंप देखने को मिला. लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने फॉरेन करेंसी से जो है फॉरेन सोर्सेस से कितना पैसा कमाया. तो अगर अमाउंट में नंबर पूछा जाए तो 1.9 ट्रिलियन रुपीज़, 1.9 ट्रिलियन रुपीज़, 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ या 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ जो है आरबीआई ने जनरेट किए. डोमेस्टिकली कितना पैसा आया, 0.9 लाख करोड़ रुपीज़, है ना, या 0.9 ट्रिलियन रुपीज़. डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस जो है घरेलू और जो फॉरेन करेंसी के बीच में काफ़ी बड़ा है, और ये ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, तो 1 ट्रिलियन का गैप जो है वो बढ़ गया है डोमेस्टिक सोर्सेस से. तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गैप है वो बढ़ गया है अर्निंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज के कंपेरेटिवली. ऐसे में आरबीआई को कितना पैसा आया है फॉरेन सोर्सेज से, 1.9 ट्रिलियन रुपीज़, डोमेस्टिक से 0.9 ट्रिलियन रुपीज़. दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, 1%, दैट इज यहाँ पर 1% में ना कह के ये कहूँ 1 ट्रिलियन रुपीज़, है ना. तो अमाउंट में ध्यान रखिएगा, 1 ट्रिलियन रुपीज़ का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये हमने देखा. इनकम की बात, आरबीआई का मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाया था. आरबीआई के इस साल इनकम जो है फाइनेंशियल ईयर में
बैलेंस शीट में अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम में कितना परसेंटेज का आपको जंप देखने को मिला। तो 2022-23 के तुलना में 2022-23 के कंपैरेटिवली 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के इनकम में आरबीआई के इनकम में 17% का जंप आपको देखने को मिला और 2.7 ट्रिलियन रुपीस 17% का जंप। और आरबीआई की इनकम कितनी रही 2.76 ट्रिलियन रुपीस, है ना, 2,76,000 करोड़ रुपए जो है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 2.76 ट्रिलियन रुपीस। तो ट्रिलियन रुपीस में आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा 2.76 ट्रिलियन रुपीस ये आरबीआई की इस बार इनकम रही। और पिछले इनकम से जंप कितना हमें देखने को मिला तो 17% का हमें जो है जंप देखने को मिला, 17% का जंप यहाँ पर ओवरऑल हमें देखने को मिला आरबीआई के ईयर ऑन ईयर चेंजेस की अगर हम बात करें। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमें जो है इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके अलावा बात करें आरबीआई की बैलेंस शीट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये बताओ साहब कि आरबीआई की बैलेंस शीट इस बार कितना परसेंट ग्रो की। आपकी बैलेंस शीट आरबीआई की बैलेंस शीट में कितने परसेंटेज का हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आरबीआई की बैलेंस शीट में 11.1% का ग्रोथ देखने को मिला। और इस बार की आरबीआई की बैलेंस शीट का साइज कितना रहा 7.5 ट्रिलियन रुपीस या 70.5 लाख करोड़ रुपीस इसका बैलेंस शीट का साइज रहा। ये भी मैंने सारा डेटा आपको कराया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी रिवीजन के तौर पर इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आरबीआई की जो इस बार भाई कमाई तो ठीक है, लेकिन आरबीआई की इस बार खर्चों में एक बड़ी कटौती देखने को मिली। आरबीआई की खर्चे की कटौती में एक बड़ा रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी बड़े लेवल पर जो पहले प्रोविजनिंग करता था वो लोन की प्रोविजनिंग इस बार उसको कम करनी पड़ी, बिकॉज लोन का पैसा उसको कम रखना पड़ा अपने पास साइड में, इसलिए उसके पास उसके खर्चे काफ़ी गिरे। तो आप देख सकते हैं पिछले साल खर्चे लोन की प्रोविजनिंग थी 1,30,875 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, लेकिन इस बार वो प्रोविजनिंग घट के केवल 42,819 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी। तो ये जो प्रोविजनिंग जो है बहुत तेजी से जो गिरी, ये आरबीआई को एक कंफर्ट प्रोवाइड किया कि आरबीआई की जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम हो गए, खर्चों में काफ़ी बड़ी कटौती देखने को मिली और वही आरबीआई की इनकम का एक बड़ा हमें सोर्स देखने को मिला। तो एक्सपेंडिचर डिप्स लेड बाय द लोअर प्रोविजनिंग में काफ़ी कटौती हमें देखने को मिली और ये एक ब्रेकिंग हाइलाइट्स था इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने सरकार को भाई कितना पैसा ट्रांसफर किया, तो ये भी आंकड़ा हमारे दिमाग में सेट हो गया होगा कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 2.11 ट्रिलियन रुपीस या 2,10,874 करोड़ रुपए सरकार को आरबीआई ने इस बार डिविडेंड के तौर पर ट्रांसफर किए। तो ओवर ट्रिलियन 2 ट्रिलियन सरप्लस जो है डिविडेंड ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, इतना पैसा इन्होंने सरकार को ट्रांसफर किया। आई थिंक आप सभी को आंकड़े याद हो रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसी तरीके से अब डेली का डेली हम कहीं ना कहीं रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो बैलेंस शीट मैंने आपको दिखा रखी थी, बैलेंस शीट पर हमने डिस्कशन किया था। इस तरीके से हम हाईलाइट्स थोड़ा सा याद रखते रहेंगे बीच बीच में, है ना। न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम लोग हाईलाइट्स ध्यान रखेंगे और पॉइंट्स भी हम ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें हमारे पास 500 रुपए के नोट का कितना परसेंटेज, 500 रुपए के नोट कितने परसेंटेज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, तो हमारे देश के अंदर 500 रुपए की नोट की जो करेंसी की अगर हम बात करें तो वो जो परसेंटेज में है वो 86.5% ऑफ द करेंसी जो हमारे देश में सर्कुलेशन में है उसमें 500 रुपए के नोट हैं। तो 500 रुपए के नोट का सर्कुलेशन परसेंटेज सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वैल्यू बनती है 30.8 जो है लाख करोड़, 30.8 जो है लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगी इसकी ओवरऑल टोटल वैल्यू। ठीक है, 30.8 एक बार में, हाँ, ट्रिलियन में वैल्यू है, 30.8 ट्रिलियन पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, पीसेस में संख्या है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ नोट्स इन द पीसेस, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2000 के काउंटर नोट फीट करेंसी की अगर बात करें तो आरबीआई ने अभी लेटेस्ट जो डेटा आया था उसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपए 2000 रुपए के मार्केट में पड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मार्केट में जो हैं। और जाली नोटों की बात करें तो 2000 रुपए के जाली नोटों की संख्या ऑलमोस्ट डबल हुई, जो कि 9,806 करोड़ पीसेस जो है जाली नोट थे और इस बार ये आपको 26,035 पीसेस आपको जाली नोट देखने को मिलेंगे 2000 रुपए के। तो 2000 के जाली नोटों में काफ़ी जंप देखने को मिला, तो 2000 रुपए काउंटर फीट करेंसी इज मोर देन डबल। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कशन किया था। ये पैसा सरकार ने ट्रांसफर किया था, वाईएच मालेगांव कमेटी, ये सब हमने डिस्कस किया है ना। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। चलिए वापस आते हैं। तो हमने ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था काफ़ी रिजिलेंट देखने को मिल रही है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, है ना, लेकिन ठीक है, दुनिया भर की इकोनॉमीज़ ने काफ़ी बेटर करने की कोशिश की, है ना। जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई है ना। टारगेटेड इकोनॉमीज़ की अगर बात करें, डिसइन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा किया। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ ने और एडवांस इकोनॉमीज़ ने ठीक ठाक जो है सिचुएशन को कंट्रोल किया। घरेलू अगर हम बात करें
तो हमारे देश में घरेलू अर्थव्यवस्था ने काफ़ी अच्छा किया। 2023 से 2024 की अगर बात करें तो इस पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हमारी इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से। और जो हमारे पास इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, बफर है, वो भी बफर हम अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए, जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया था। पिछले साल हम 6% मेंटेन कर रहे थे, इस बार हमने 6.5% जो है मेंटेन किया यहाँ पर रिजर्व के तौर पर। उसके बाद हमने राजकोषीय घाटे के बारे में चर्चा की थी, जिस पर हम लोग बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट एंड एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है या ना जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो डिक्लाइन हुआ 5.9% ऑफ द जीडीपी 2023-4 से फ्रॉम 6.4% इन द प्रीवियस ईयर। तो 6.4 से ये घट के कितना हो गया 5.9% एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। आपको क्वेश्चन एग्जाम में बेटा लिख के आएगा कि आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बताओ कितना है। लेटेस्ट वाला आप सभी को याद है, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा कि आपको आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट का डेटा बताना है या फिर जो लेटेस्ट डेटा चल रहा है। तो लेटेस्ट डेटा हमें याद है, जो लेटेस्ट डेटा एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो रिलीज किया उसमें हमें पता है कि पहले हमारे यहाँ 5.9% फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन फिर बाद में टारगेट गवर्नमेंट ने रिवाइज किया 5.8% का। बट एक्चुअल में अभी जो डेटा निकल के आया वो हमारा जो करंट फिस्कल डेफिसिट हमारा 2023-24 के लिए जो हमारा देखने को मिला, 2023-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट वो कितना रहा फ्रेंड्स, 5.6% ऑफ द जीडीपी। 5.6% ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा 2023-24 का। इस आंकड़े को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन जो आरबीआई की जब तक एनुअल रिपोर्ट आई तब तक उसमें उन्होंने 5.9% मेंशन कर रखा है। और आपको ये भी बात मैंने अच्छे से कई बार याद दिलाई है कि FY 2025 के लिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो करंट चल रहा है, इसके लिए जो सरकार ने जो टारगेट रखा है वो रखा है 5.1% ऑफ द जीडीपी। 5.1% ऑफ द जीडीपी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। और FY 2026 के लिए हमारा टारगेट कितना है, ये हमारे लिए टारगेट है कितना, 4.5% का, 4.5% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये आंकड़े बिल्कुल दिमाग में सेट रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि ये आंकड़े अभी फिलहाल चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, जीडीपी 2023-24 की आ चुकी तो आ चुकी। ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ रेट हमें 8.2% हमें देखने को मिली। ठीक, चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम एस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, रिवीजन इज द ओनली की थ्रू विच यू कैन हैव दीज डेटास विद इन योर माइंड। केवल रिवीजन भाई एक ऐसा तरीका है जिससे ये सारे आंकड़े आप धीरे धीरे दिमाग में सेट कर पाएंगे। और बिकॉज 2000 एनुअल रिपोर्ट आ गई है, अब ये आंकड़ा तो बदलने वाला है नहीं, तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो आराम से आपको ये डेटा आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करते हैं फिस्कल एंड एक्सटर्नल सेक्टर की हमें क्या हालात देखने को मिले। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मतलब जो हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो गुड्स, वस्तुएं, जो विजिबल आइटम्स है जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो गिरा 3.1% इन 2023-2024, ड्रिवन बाय डिक्लाइन इन द ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम एंड कमोडिटी प्राइसेस, व्हाइल इंपोर्ट फेल बाय 5.7%। तो हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, मतलब जो वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट में हमें 3.1% का डिप हमें देखने को मिला, 3.1% की गिरावट देखने को मिली 2023-24 में। साथ ही साथ है ना, और ये जो डिक्लाइन है वो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम एंड कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हमें देखने को मिला, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में वॉल्यूम और साथ ही साथ कमोडिटी के प्राइसेस में हाइक था, इस वजह से देखने को मिला। वाइल इंपोर्ट फेल बाई 5.7%। ये आंकड़ा बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आंकड़ा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास अगर बात करें तो एक्सपोर्ट में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली 3.1% में। एक्सपोर्ट मतलब जब हम चीज़ें बाहर बेचते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इंपोर्ट जो गिरा है वो 5.7% में डिप आपको देखने को मिला इंपोर्ट के अंदर। ठीक, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में हमें गिरावट देखने को मिली। एंड चूंकि इंपोर्ट ज़्यादा गिरा है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट पर हमें देखने को मिलता है। यहीं पर अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब हो गया सरकार का जो है चालू खाता है ना, चालू जो है घाटा। अगर हम देखें करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस देखते हैं। फिर से सुनिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीओपी में। थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ कंसेप्ट पर। आप में से काफ़ी लोग लक्ष्य फाउंडेशन बैच में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हो रही हैं, बट काफ़ी लोग नए हैं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर पॉइंट्स, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। और अगर आप लोग ऑलरेडी महापैक का हिस्सा हैं तो फाउंडेशन बैचेस, लक्ष्य फाउंडेशन बैच अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में वहाँ पर चर्चा कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं कनेक्ट करता हूँ आपके साथ, सो दैट आप एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में रहे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेंड्स मेंटेन करता है आपका
आरबीआई मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये कौन मेंटेन करता है? खाता मेंटेन करता है आरबीआई, जिसको शॉर्ट में बीओपी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमें दो तरह के अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, दो तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और एक हमें देखने को मिलता है क्या? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट के अंदर भाई कौन सी चीजें आती हैं? करंट अकाउंट के अंदर हम बात करते हैं, यहां पर आता है मर्चेंडाइज ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब ट्रेड ऑफ गुड्स, है ना। गुड्स का मतलब हो गया वस्तुएं, GOODS, गुड्स, है ना। अब वस्तुओं का ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है? जब हम ट्रेड वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब आप बात करें किसकी सर? एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। किसकी बात करते हैं आप? एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। ठीक है, एक तो ये चीज इसके अंदर आती है। दूसरा आपके पास आता है यहां पर इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, अदृश्य वस्तु। इनविजिबल गुड्स के अंदर जनरली आ जाती है आपकी सर्विसेज, सेवाएं, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, जो पैसे वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं, और इनकम जो हमें देनी पड़ती बाहर। तो यहां पर देखिएगा क्या है, रिकॉल करिएगा जो लोगों ने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट। हमारे देश से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम है, और हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट जो है किसी भी देश के लिए किस तरीके से होता है? इंपोर्ट जो है किसी देश के लिए खर्चे की तरह होता है, और एक्सपोर्ट होता है इनकम की तरह, क्योंकि आप जब बेचते हैं तो बदले में आपको पैसा मिलता है, तो आपके लिए इनकम की तरह है। और इंपोर्ट में क्या होता है? जब आप खरीदते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, वो आपके लिए खर्चे की तरह होता है। तो हमारा इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब मर्चेंडाइज ट्रेड हमारा कैसे है? ये तो घाटे में, ये तो नेगेटिव है। ठीक, ये नेगेटिव है। चलिए आते हैं इनविजिबल गुड्स पर। सर्विसेज हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेते कम हैं, सर्विस हम देते ज़्यादा हैं। तो एक्सपोर्ट सर्विस में हमारा ज़्यादा है और इंपोर्ट हमारा थोड़ा है, तो सर्विस के रिस्पेक्ट में हम पॉजिटिव हैं। ठीक, ये पॉजिटिव है हमारा। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के भी रिस्पेक्ट में हम पॉजिटिव हैं। हमारे इंडियंस बहुत सारा पैसा हमारे देश में भेजते हैं, और चूंकि हम, आपने देखा होगा रिकॉर्ड, हमने फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव किया, और हमारे इंडियंस ने लगभग 111 बिलियन US डॉलर फॉरेक्स जो पैसा है फॉरेन करेंसी वो हमें ट्रांसफर किया इंडिया में, तो वो पॉजिटिव है। इनकम स्टेटमेंट में हम नेगेटिव है, क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। ओवरऑल इनविजिबल गुड्स पॉजिटिव होता है, इनविजिबल गुड्स का ट्रेड पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव होता है। लेकिन ये हमारा इंपोर्ट इतना ज़्यादा है गुड्स का, वस्तुओं का, कि ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट घाटे में रहता है, नेगेटिव रहता है। तो वहाँ पर इसको हम लिखते हैं, जब ये चूंकि माइनस में होता है तो इसको हम लिखते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब घाटे में है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। कैपिटल अकाउंट कंटेक्स्ट में हम पॉजिटिव में रहते हैं, है ना। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट का पैसा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लोन का पैसा देखने को मिल जाता है ना। यहाँ पर बैंक्स कैपिटल देखने को मिल जाती है, बैंक्स कैपिटल। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में चूंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसी की वहाँ पर बात चल रही है, इसी की वहाँ पर बात चल रही है। देखिए, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, कनेक्ट करते चलूँगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या ना फेस करनी पड़े। ठीक है, सो आई एम हियर फॉर दैट। ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मेरा हेडक है। चलिए देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो मॉडरेट टू, करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेट टू 1.2% ऑफ द GDP ड्यूरिंग द अप्रैल से दिसंबर 2023। अप्रैल से दिसंबर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कितना रहा? 1.2% रहा। मतलब हमारा जो चालू घाटा रहा वो 1.2% ऑफ द GDP रहा। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी, और ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। इसके अलावा इससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भाई 2.6% था एक साल पहले। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2.6% से रिड्यूस होके इतना हो गया। अब सवाल उठता, सर घटा कैसे? एक्सपोर्ट तो हमने ज़्यादा किया नहीं, एक्सपोर्ट में तो गिरावट थी। बेटा इसमें घटा इसलिए क्योंकि हमने इंपोर्ट भी रिड्यूस किया है। आप देख सकते हैं हमारा जो इंपोर्ट है दैट इज फेल बाई 5.7%। हमारा इंपोर्ट जो है उसमें 5.7% की गिरावट देखने को मिली, और चूंकि हमारा इंपोर्ट गिरा
तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ हमें थोड़ा बेनिफिट देखने को मिला, और इसके अलावा इसीलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा रिड्यूस हुआ। ठीक, एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है, वो राइज किया ऑल टाइम हाई 648.7 बिलियन US$, और जो लगभग जो है 12 महीने का 11.4 मंथ का इंपोर्ट कर सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, बिल्कुल इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आरबीआई ने बताया कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व 448.7 बिलियन US$ रहा। अभी मैंने आपको लेटेस्ट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व अब हाईएस्ट एज पर 31 मई 2024 के हिसाब से 651.5 बिलियन US$ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। 651 बिलियन US$ हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही भाई आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट की, तो आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो हाईएस्ट डेटा था 648.7 बिलियन US$ था, और ये हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा है कि इससे हम लगभग 11.5 महीने लगातार कोई भी पैसा ना खरीदते रहेंगे ना, तब भी नहीं खत्म होगा। तो मतलब ये पैसा लगभग 650 बिलियन US$ का फॉरेक्स रिजर्व आपके लिए कितने महीने के लिए इंपोर्ट कर सकता है बाहर से? ये कर सकता है लगभग 11.5 महीने, 11.4 मंथ का इंपोर्ट। ये क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप समझते चलिएगा क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन आई विल कवर। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा किस किस तरीके से बनेंगे, बट आपको ये भी समझना है कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। आपको सभी को फॉरेक्स रिजर्व याद रहेगा यार कि ठीक है 648.7 बिलियन US$ या 651 आप याद रखोगे, लेकिन इतना पैसा कितने दिन का इंपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट, ये बात आरबीआई ने बताई। 11.4 मंथ्स, लगभग 11.4 महीने, लगभग 11.5 महीने आप खरीदते रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इतना ये फॉरेक्स रिजर्व है। और याद करिए 1991 का दौर, उस समय हमारे पास 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बस बचा हुआ था जब हमने एलपीजी मॉडल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो दिस इज द बिग नंबर। आ रहा सभी को समझ में? और चलिए नोट्स सारे इंग्लिश हिंदी में दोनों में मैंने आपके लिए बना रखे हैं। देखिए समझ में आ रहा है तो यार कमेंट सेक्शन बताओ फटाफट कि हाँ सर समझ में आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सेशन अगर समझ में आता है भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो बीच बीच में। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो हमने देखा कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट गिर के 1.2% ऑफ द जीडीपी रहा। ठीक है, एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ द दिसंबर, और इससे पिछले साल 2.6% हमारा फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट था, चालू घाटा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये सर हमारा रिकॉर्ड हाई पर रहा 648.7 बिलियन US$, और 11.4 मंथ्स। ये पैसा इतने दिन के लिए सफिशिएंट है, 11.4 मंथ्स के लिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व सफिशिएंट है कि आप इससे आराम से चीज़ें क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। ओके, वही पॉइंट यहाँ पर हिंदी में मेंशन है, आप आराम से बाद में देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन के बारे में। देश में जो वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फ्रेंड्स, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन किसे कहते हैं? टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी एट द अफोर्डेबल कॉस्ट टू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज के हर तबके तक बैंकिंग की सुविधा अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल कॉस्ट में समाज के हर वर्ग को बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जाए। ये मिशन है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेश का। ठीक है, इसमें एक मेगा फ्लैगशिप प्रोग्राम आप देख सकते हैं सरकार का, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी मदद से हमने ऑलमोस्ट, अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें मार्च अप्रैल तक, तो लगभग हम 51 करोड़ से ज़्यादा हम बैंक खाते खोल चुके हैं। अब 52 करोड़ से ज़्यादा हो गया होगा, तो लगभग 51 से 52 करोड़ बैंक खाते आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हम क्या करते हैं? बैंकिंग फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, वित्तीय सेवाएं जो हैं, वो अफोर्डेबल कॉस्ट में समाज के हर तबके तक पहुंचाना चाहते हैं, एट द अफोर्डेबल कॉस्ट, स्पेशली टू द वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड अनटैप्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज का वो वर्ग जिसके पास बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, उस तक हमें ये सेवाएं क्या करनी है? पहुंचानी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें ये देखने को मिलता है, सर इसको नापा कैसे जाए, इसको मेजर कैसे किया जाए कि हमारे देश में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है। महंगाई नापनी है, आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, लेंथ नापनी है, दूरी नापनी है, किलोमीटर, मीटर, माइल्स, है ना, मीटर, सेंटीमीटर का डेटा है,
आपने सेंसेक्स बाजार को नापना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हालचाल देखना है, सेंसेक्स इंडेक्स देख लिया, एनएसई का हाल देखना है, निफ्टी देख लिया। तो ऐसे यार आरबीआई भी चाहता है कि हमें पता चले कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है। तो इसको नापने के लिए आरबीआई देश में एक इंडेक्स कंडक्ट करता है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है कि देश में वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन का कितना पेनिट्रेशन हुआ है, मतलब कितने ज़्यादा लोगों तक हमारी जो है वित्तीय समावेश की फैसिलिटीज़ जो है सुविधाएं वो हम पहुंचा पाए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो एफआई इंडेक्स इसको आरबीआई कहता है। आरबीआई दो महत्वपूर्ण इंडेक्स लाता है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स और एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। दोनों में आपको बताऊंगा, दोनों के बारे में चर्चाएं हैं यहाँ पर, ठीक। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमारा काफी इंप्रूव किया। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 56.4 था और ये मार्च 2022 का डेटा था जो कि इंप्रूव होके हो गया 60.1 इन 2023, है ना। ये इंप्रूव होके कितना हो गया है? 60.1 इन मार्च 2023। एंड दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारे यहाँ पर वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो डीप हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पा रहे हैं। वी आर एडिंग मोर एंड मोर पीपल विद इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन, ठीक है। अब पता है आपको एफआई इंडेक्स में इतने से काम नहीं चलने वाला, हमें एफआई इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा। क्या है मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट मतलब पिछले साल जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी आरबीआई की न्यूज़ से रिलेटेड, उसका समावेश, उसका इंक्लूजन। और अगर आप सही तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, और ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा रखी है अच्छे से, तो उस केस में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है। ये आपने के साथ डिस्कस भी मैंने किया है। चलिए बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है? ये मेजर करता है कि देश के अंदर वित्तीय समावेश कितना ज़्यादा बड़े लेवल पर फैला है। अच्छा, इसको नापने के लिए सर हमारे पास कितने इंडिकेटर्स हैं? तो इसको नापने के लिए हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए इंडिकेटर, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे 3 मेजर इंडिकेटर्स हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 3 मेजर इंडिकेटर्स हमारे पास क्या है? एक हमारे पास इंडिकेटर है एक्सेस। एक्सेस का मतलब हो गया कि हमारे देश में बैंकिंग सुविधाएं कितने लोगों तक उपलब्ध हैं या कितने लोगों तक अवेलेबल हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्रेंड्स एक्सेसिबिलिटी, है ना। इसको मैं इसी कलर से करता हूं, तो इसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के अगल बगल 8-10 बैंक खुले हुए हैं, तो इसका मतलब मेरे लिए बैंक एक्सेसिबल है, मतलब मैं बैंक की सुविधा चाहूं तो जाके यूज कर सकता हूं। इसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास सुविधा तो है बैंक की फैसिलिटी यूज करने के लिए, लेकिन भाई उसका यूज कितने लोग कर रहे हैं, उसका यूजेज कितने लोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कितने लोग कर रहे हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर। एक्स यूज कितने कर रहे हैं, मतलब अपने पास अगर बैंकिंग की फैसिलिटीज हैं, बैंक्स अपने पास खुले हुए हैं, द पॉइंट इज दैट उसको यूज कितना लोग कर रहे हैं, उसमें लोग कितने लोग जुड़ रहे हैं, उसको कितना लोग यूज कर पा रहे हैं। तो दूसरा क्या है पैरामीटर जो है यूजेस, ठीक। तीसरा पैरामीटर है जो बैंकिंग की आप सुविधा दे तो रहे हैं, उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। ठीक है भाई, लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं, बट वेदर दैट इज हैविंग क्वालिटी और नॉट, है ना, वो वहां पर क्वालिटी है कि नहीं है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिमाग में बैठाया गया, आपको बैठाना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 3 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स का हमें ध्यान रखना है। क्या क्या इंडिकेटर्स हमारे 3 हैं मेन? पहला है एक्सेसिबिलिटी, मतलब कितने लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध है, का पास उनके है जो एक्सेस कर सकें, उसको ले सकें। दूसरा है यूजेस, कितने लोग फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। और तीसरा हमारा क्या है? क्वालिटी, कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग विद इन योर सर्विसेज। आप क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैटर करता है। और इसमें अलग अलग वेटेज भी है सबका। जैसे एक्सेसिबिलिटी को 35% का वजन दिया गया है, यूजेज को 45% का वजन दिया गया है और क्वालिटी को 20% का। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया
कि ये बताइए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में इनमें से कौन से इंडिकेटर्स हैं। तो क्या दिमाग में रखना है, एक्सेसिबिलिटी, यूजेज एंड क्वालिटी। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, यूजेज का 45%, एक्सेसिबिलिटी को 35% और क्वालिटी को 20%। इन तीनों के बिहाफ पर कैलकुलेशन की जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, और ये तीनों लगभग अलग अलग 97 तरीके के इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं। इन तीनों को अगर हम देखें तो तीन तो हमने कैटेगरी बना दी, ऐसे 97 अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, 97 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनका यूज़ करके फाइनेंशियल इंक्लूजन के डेटा को मेजर किया जाता है। ऐसे हमारे पास 97 इंडिकेटर्स हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन हम नापते कैसे हैं। जो फ्रेंड्स हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्केल है, उस स्केल में फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम स्कोर देते हैं, नंबर देते हैं। स्कोर मिनिमम जो स्कोर होता है वो भाई 0 होता है। 0 का मतलब होता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा ही नहीं गया। अगर आपको स्कोर मिलता है 0, कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन मतलब लोगों को भाई बैंकिंग सुविधा से जोड़ा ही नहीं गया, अगर आपका स्कोर 0 की तरफ है। अगर मैक्सिमम स्कोर कितना है भाई, 100 क्या दिखाता है, कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है। तो देखिए आपको स्कोर बनाता हूं, स्केल बनाता हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसमें स्केल जो है, इसकी स्केल की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी देते हैं हम, 100। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब हो गया आपका कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया है। ठीक, और 100 का मतलब क्या होगा, कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया। मान लेते हैं ये स्कोर बीच में 50 है, या मान लेते हैं 50 है, ये 50 है। अगर आप 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बैंकिंग सुविधाएं लोगों के लिए घट रही हैं, लोगों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही। और अगर आप 100 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। तो अभी पिछला स्कोर हमारा 52 पॉइंट समथिंग था, अभी जो रिसेंटली स्कोर देखा हमने वो 60.1 हमें देखने को मिला है ना। अभी हम देख लेते हैं, 60.1 ही था, तो 60.1 हमें स्कोर देखने को मिला। और ये इस बात का गवाह है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं। 60.1 मार्च 2022 में कितना था, 56.4 स्कोर था, और अब वो स्कोर बढ़ के कितना हो गया है, 60.1 हमें देखने को मिल रहा है। एक डेटा मार्च 2024 का भी आएगा, जैसे वो डेटा आएगा वेल अपडेट है ना, उसको हम अपडेट करेंगे। बट अभी फिलहाल आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट में है वो इस डेटा के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, तो ये स्केल आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं एक बार थोड़ा फॉन्ट सही कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए कोई नहीं, यहां पर जो लिखा मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखिए, जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस वन वाज इंट्रोड्यूस इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 का हम इंडिकेटर लेके चल रहे हैं, और अगस्त 2021 का, और उस समय ये हमारा था जो है अगस्त 2021 में ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये पहली बार लाया गया अगस्त 2021 में, और इसका जो फिस्कल ईयर है वो एंड हुआ मार्च 2021 में। तो मार्च 2021 का जो हमारा डेटा आया वो कितना आया, मार्च 2021 का डेटा आया
वो आया 53.9। कितना आया? 53.9, है ना। तो ये 53.9 हमें डेटा देखने को मिला। और बेस हमने जो कंसिडर किया है, ठीक है, बेस जो हमने कंसिडर किया है, बेस मतलब जिससे हम कंपैरिजन करेंगे, बेस ईयर हमने माना है 2017 को। और 2017 में हमने डेटा मान के चला है कि हमारे पास 2017 में डेटा था 43.4, ठीक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो 17 में था 43.4, और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो 21 में हमारे पास 53.9, और अभी लेटेस्ट हमारे पास हम कहाँ पहुँच चुके हैं? 60.1, ठीक है, 60.1 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट हम पहुंच चुके हैं 60.1 आपको देखने को मिलेंगे। 2022 में 56 था और 2023 में ये 60.1 हमें देखने को मिलेगा। सो ये हमारा लेटेस्ट है। 2017 हम बेस मान के चल रहे, 2017 हमारा बेस था 43.4, मतलब जिसे हमने कंपैरिजन किया, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो ये हमने देखा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का, ठीक। चलिए, जैसे हमारे पास फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ऐसे ही मैं अभी आपके साथ आगे चर्चा करूंगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में, है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट्स के बारे में हमें बात करनी, दोनों समझ लीजिए, फिर आपके लिए जो न्यूज़ है, जो मतलब आरबीआई के रिपोर्ट में जो बताया गया, वो बहुत आसान होगा। अच्छा फ्रेंड्स, हमें डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हमें क्या पता चलने वाला है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हमें ये पता चलने वाला है कि देश के अंदर डिजिटल पेमेंट्स कितने ज़्यादा बड़े लेवल पर यूज़ हो रहा है, और डिजिटल पेमेंट्स पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा हो गया, ये हमें पता चलेगा। जैसे वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को निकालने के लिए हमने 3 इंडिकेटर्स देखे थे। कौन कौन से? एक्सेस, यूजेस एंड जो है क्वालिटी। एक्सेस को 35% का वेटेज, यूजेस को 45% का वेटेज, क्वालिटी को 20% का वेटेज। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंडिकेटर्स में हमारे पास 5 मेजर इंडिकेटर्स हैं, जिनके बिहाफ पर हम ये मान के चलेंगे कि देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है या डिजिटल पेमेंट घट रहा है। 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं? पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर, पेमेंट डिमांड साइड पर, पेमेंट की परफॉर्मेंस, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, मतलब लोगों का क्या बेसिस है, उसके बेसिस पर लोगों का क्या जो है फीडबैक है। इन 5 बेसिस पर निकाला जाएगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो वेटेज है पेमेंट की परफॉर्मेंस पर है, कि आप अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो कितना अच्छे से वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, क्या कहीं पेमेंट करने में आपको दिक्कत तो नहीं आ रही, पेमेंट फेल्योर तो ज़्यादा नहीं है, वो आपको ये 5 इंडिकेटर्स दिखाएंगे। तो क्या क्या है? पेमेंट इनेबलर्स, जिससे आप पेमेंट इनेबल कर पाते हैं, पेमेंट यूज़ कर पाते हैं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, मतलब कस्टमर साइड पे क्या है। सप्लाई साइड, मतलब बैंक की साइड पर क्या है। पेमेंट की परफॉर्मेंस और कस्टमर का सेंट्रिसिटी। इसको मैं 5 इंडिकेटर्स आपको दिखाता हूँ। जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ वो रटना नहीं है, बस समझाने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ ऐड किया है। ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ पर बात की जा रही है पेमेंट इनेबलर्स की। पेमेंट इनेबलर्स मतलब जिसकी मदद से आप पेमेंट कोई कर पाते हैं। जैसे आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं, आधार है कि नहीं, बैंक अकाउंट है कि नहीं, पार्टिसिपेंट है कि नहीं, मर्चेंट आपके पास है कि नहीं, कि जो आपको पेमेंट करने में मदद करें। तो ये है पहला पेमेंट इनेबलर्स, जो पेमेंट आपको इनेबल करेगा कि आप यूज कर पाएं। दूसरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, मतलब हम लोग कस्टमर है डिमांड साइड पर, हम पेमेंट कैसे यूज करेंगे डिमांड साइड पर। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास डेबिट कार्ड है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे, ये सब है कि नहीं, हमारे पास मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग है कि नहीं है, हमारे पास फास्टैग है कि नहीं है। तो ये है डिमांड साइड पर, मतलब हमारे साइड पर पेमेंट का क्या व्यवस्था है वो चेक करेंगे। हम चेक करेंगे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड पर, जैसे बैंक की ब्रांच कितनी है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बैंक मित्र कितने हैं, एटीएम कितना लगा है, कितनी पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीन लगी हैं, कितने क्यूआर कोड लगाए गए हैं, कितने इंटरमीडिएट कंपनियां हैं जो सुविधाएं दे रही हैं। ये सप्लाई साइड पर है, मतलब बैंक की साइड से सुविधाएं कितनी आपको मिल रही। फिर उसके बाद ये जो पेमेंट हम करें उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। पेमेंट परफॉर्मेंस वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम मतलब कितने ज़्यादा लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट परफॉर्मेंस वॉल्यूम वाइज हो गया, कितने ज़्यादा लोग पेमेंट कर रहे हैं। अगला है पेमेंट परफॉर्मेंस वैल्यू वाइज, वैल्यू वाइज मतलब कितने पैसे का पेमेंट कर रहे हैं। मतलब मान लेते 10,000 लोगों ने 5 करोड़ का पेमेंट किया, तो 5 करोड़ क्या हो गई, वैल्यू हो गई पेमेंट की, और 10,000 लोग क्या हो गए, वो वॉल्यूम हो गया, कितने लोगों ने पेमेंट किया। ये हम देखेंगे। कितने नए यूनिक यूजर्स जुड़े हैं, कितने नए यूजर जुड़े हैं, कितना पेपर कौन फिजिकली ट्रांजैक्शन कर रहा है, करेंसी कितनी मार्केट में घूम रही है, और कैश कितना निकल रहा है। अगर कैश निकल रहा ज़्यादा तो इसका मतलब पेमेंट उतना ज़्यादा डिजिटली कम हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए।
और उसके बाद लास्ट आता है इसमें कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, मतलब कंज्यूमर कैसा फील कर रहा है, उसमें जागरूकता कितनी है, एजुकेशन उसके पास कितनी है, मतलब डिजिटल पेमेंट को लेकर पेमेंट उसके डिक्लाइन कितने हो जा रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, कितनी कंप्लेन आ रही है, कितने फ्रॉड्स हो रहे हो, कितना सिस्टम डाउन टाइम चल रहा, मतलब जब आप पेमेंट नहीं कर पाते, सिस्टम डाउन टाइम। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक, अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालने के लिए मैं आपको बेस ईयर पर ले चलता हूं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास, यहां पर देखिएगा ध्यान से, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास जो बेस ईयर है, जैसे आप निफ्टी का बेस ईयर, सेंसेक्स का बेस ईयर जानते हैं, वैसे इसका जो बेस ईयर है वो है भाई 2018, और बेस वैल्यू हमने मानी है 100। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालने के लिए 100 बेस वैल्यू मानी है। हर बार ये डेटा आता है मार्च सितंबर, मार्च सितंबर, मार्च सितंबर, मार्च सितंबर, मार्च और सितंबर का डेटा आएगा, जब आएगा कोई अपडेट, है ना। तो ये आपको डेटा देखने को मिलता है। ये यहां पर आपको 153, 173, 207, 217, 270, 304, 349, 377, 395, ये लगातार बढ़ता चला आ रहा है। एंड बिकॉज ये लगातार बढ़ता चला आ रहा है, तो इसका मतलब देश में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इस चीज को दर्शाता है, इस चीज को इंडिकेट करता है। तो डिजिटल पेमेंट इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार जनवरी 2021 में, बेस ईयर माना गया 2018। याद कर रखिएगा, 21 में इंट्रोड्यूस किया गया दोनों इंडेक्स, ये और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, दोनों 2021 में आए हैं। लेकिन इसका बेस ईयर हमने माना मार्च 2018, उसका माना था हमने मार्च 2017। ठीक, इसकी बेस वैल्यू कितनी है? 100। वहां पर स्केल है हमारे पास 0 से 100 के बीच में। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अभी हमारे पास लेटेस्ट क्या चल रहा है। लेटेस्ट डिजिटल पेमेंट अगर हम देखें तो एज पर जो डेटा अगर हम देखें यहां पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट फॉर सितंबर 2023 का जो लेटेस्ट डेटा आया, देखिए सितंबर का डेटा है यहां पर अपने पास। सितंबर में ये रहा 418.77, 418.77, जो कि मार्च 2023 में 395 था। देखिए मार्च 2023 में 395 था, सितंबर 2023 का डेटा आया तो हमारे पास 395 से गिर के, मतलब बढ़ के 418.77 हो गया। और ये दिखाता है कि देश में डिजिटल पेमेंट्स क्या है, बढ़ा है। यस एब्सोल्युटली। बेस वैल्यू ध्यान रखिएगा, बेस क्या है? 100 पॉइंट है। मार्च 2018 में अगर हम बात करें तो इसका बेस ईयर माना गया है, और जनवरी 2021 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। आ रहा सभी को समझ में इतना? देखिए ये सब ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा हुआ है, बट बिकॉज ऑफ एनुअल रिपोर्ट में दे रखा है, सो आई एम कनेक्टिंग विद दैट। तो आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे जो एनुअल रिपोर्ट पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो कनेक्टिविटी बस आपके दिमाग में चाहिए कि अगर वहाँ कोई बात आरबीआई बता रहा है तो वो डेटा आपके दिमाग में है कि नहीं। मैं यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटाइजेशन आपको पूरा पढ़ा दूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इतना इतना है, बस ठीक है। इतने पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आरबीआई ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये तो अपडेट चल ही रहा है, तो आपको पता है, वो पूछेगा बताओ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है, कंसेप्ट उसने पूछ लिया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में थी। और इस तरीके से करंट के साथ डेटा लिंक करके पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। और फिर हम कई बार पहुंचते हैं, पढ़ के नहीं आते, फिर कहते हैं सर क्या बताएं, एग्जाम में आया था सर, हमें पता ही नहीं चला, वो पूछा कुछ और। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रैपिड मोमेंटम इन ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन रिटेल पेमेंट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, ई कॉमर्स में भी काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम डिजिटली पेमेंट्स कर पाते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यूपीआई की ग्रोथ रेट काफ़ी देखने को मिली है, और यूपीआई जो है सरपास किया है 13 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल मंथ इन मार्च 2024। मार्च 2024 की अगर बात करें तो इसने 13 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है एक अकेले महीने में ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिला। इन्हेंसमेंट इन वेरियस पेमेंट्स टू कंटिन्यू फैसिलिटेट यूजर एक्सेस कन्वीनियंस, जैसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है आजकल जो कॉन्टैक्टलेस आपका पेमेंट होता है वो एनएफसी के थ्रू होता है, तो आजकल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर पा रहे हैं। यूपीआई का जो लाइट वर्जन है, इस पर मैं लगातार मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी अभी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में भी। कन्वर्सेशनल पेमेंट्स के लिए, फ्रीक्वेंट पेमेंट के लिए यूपीआई के थ्रू यूपीआई लाइट एक वरदान की तरह साबित हुआ है, जिसमें 500 रुपए तक का पेमेंट बिना किसी पिन के और 2000 रुपए तक वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको करंट अपडेट बताया था इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो आया, इसमें प्रपोज किया गया है कि यूपीआई लाइट अब हम ई मैंडेट फीचर इसमें इनेबल कर देंगे। ई मैंडेट मतलब आपकी वॉलेट में एक लिमिट से पैसा नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका वॉलेट अपलोड हो जाएगा। रिप्लेसमेंट फैसिलिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
देखिए आ रहा सभी को समझ में? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का आपको इंपॉर्टेंट डिजिटाइजेशन देखने को मिलेगा। पॉइंट्स हिंदी में भी लिखे हैं, ठीक है। 500 रुपए तक विदाउट पिन और इतने तक हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और, मैं रिपोर्ट्स का बहुत सारा डेटा एक साथ आपको नहीं करा रहा हूं, धीरे धीरे 30-45 मिनट्स के मैं आपके सेशंस लेके आ रहा हूं, और ये एक लंबी सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग कई सारे सेशंस करते चलेंगे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें। आगे का पढ़ें, पीछे का रिवीजन करते रहें, आगे का पढ़ें, पीछे का रिवीजन करते रहें। और अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। पढ़ाने को तो एनुअल रिपोर्ट में लगभग मैंने 90% एनुअल रिपोर्ट मैंने कवर अप कर ली है, लेकिन वो सब मैं अगर आपको एक साथ पढ़ा दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप कवर अप करते रहेंगे, तो चीज़ें हम रिवाइज भी करते रहेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में भी सेट होती रहेंगी, एंड दैट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्योंकि जो आपके यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में समरी है, उससे रिगार्डिंग जो पेजेस में जो डिटेल है दैट आई एम गोइंग थ्रू, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही करते हैं, है ना, और फिर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। ये PDF जो है ऐसे ही एनोटेशन वाली मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप में से अगर कोई नया है, मैं तो आपको बता दूं, रात को 8 बजे डेली हम लोग बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर सेशन करते हैं रात को 8 बजे, जिसमें जितने भी अपडेट्स आते हैं बिजनेस, इकोनॉमी, फाइनेंस की दुनिया में, या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट जो आप ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब आप चुटकियाँ बजाते ही कहते हैं, ये सारे कंसेप्ट आप तैयार कर सकते हैं। 150 घंटे की ऑलमोस्ट क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ डिस्कस कर रखा है। वीकली करंट अफेयर्स आपको भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये सारे कोर्सेज अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो महापैक के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको इंश्योरेंस के बैचेस हैं, फाउंडेशन बैचेस हैं, प्रैक्टिस बैचेस हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। कोड आपको यूज़ करना WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं। 4 बजे आपके लिए एक और सेशन अलाइंड है, जिसमें मैं आपके साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री और उनको कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मिलते हैं 4 बजे के सेशन में। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।